माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको लेआउट मेन्यू के सभी ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो मैंने देखिए इस पर ये वाली प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रीवियस मेन्यू के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइज, मैं आ चुका हूँ लेआउट मेन्यू के अंदर और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा आपके पेज की साइज़, जो कि आपको शुरुआत में ही सेट कर लेनी चाहिए। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करें उससे पहले आपको अपने पेज की साइज़ जरूर सेट करना चाहिए। तो साइज़ को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा जो कि है साइज़ का, और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज़ मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपने पेज की साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर साइज़ है वो है A4। जब आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके जो पेपर की साइज़ है वो A4 हो जाती है। यानी एक नॉर्मल प्रिंटर जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा उसमें से जो पेपर प्रिंट होकर निकलता है उसकी साइज होती है A4। जेरोक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन जो भी आप कहते हैं उससे भी अगर आपने जो नॉर्मल जेरोक्स कराई होगी उसके पेपर की साइज भी होती है A4। वैसे जेरोक्स मशीन इससे बड़ी साइज में भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकती है, बट जो सबसे ज्यादा आपको साइज देखने के लिए मिलेगी पेपर की वो होती है A4। आप किसी भी कंपनी में किसी भी ऑफिस में काम करेंगे वहां पर आपको A4 साइज का ही प्रिंटर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिफरेंट साइज की जरूरत पड़ रही है, जैसे कई बार A3 पर भी प्रिंट करना पड़ता है या हमें जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसे A3 पर भी करना होता है, तो हम यहाँ से पेज की साइज को A3 कर सकते हैं। अब देखो A4 और A3 में डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, पर इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने रेंड फंक्शन लगाया और कुछ टेक्स्ट लेकर आ गया हूँ मैं, और इसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या करा है, यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी कर करीबन 9 पेज पर पेस्ट कर दिया है। तो मेरे पास इतना सारा टेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके जरिए क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ से जो पेपर की साइज़ है वो A4 सेलेक्ट है। यानी अगर हम A4 पेपर सेलेक्ट रखते हैं तो इतना टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हमें 9 पेज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ साइज़ में जाकर A3 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो पेज है वो कम हो गए और जो टेक्स्ट था वो एक एक पेज में शिफ्ट हो गया है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ से साइज चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये एक बड़ा पेपर है। अगर हम छोटे पेपर पर, यानी हमारे पास एक A4 में प्रिंट करने वाला प्रिंटर है और उससे हम A3 सेलेक्ट करके प्रिंट कर देते हैं तो जो टेक्स्ट है ना वो कट जाएगा, पूरा प्रिंट नहीं होगा। तो जब भी आप प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले ये श्योर हो जाए कि आपने अपने पेज की साइज कौन सी सेट कर रखी है और जो भी सेट कर रखी है उसके हिसाब से क्या पेपर लगा हुआ है या नहीं। देखो कई बार हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज पर भी काम करना होता है, जैसे लेटर वगैरह पे, या फिर यहाँ से हम और भी लीगल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहो तो अपने हिसाब से साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एक पेपर के ऊपर पर्टिकुलर साइज में ही प्रिंट करना हो उस केस में आप पहले क्या करो, पेपर को नाप लो कि आपको कहाँ प्रिंट करना है और कितना प्रिंट करना है। नापने के बाद स्केल से आपने नाप लिया और यहाँ पर विड्थ एंड हाइट एंटर कर दें। कहाँ पर जाकर करना है आपको, ये साइज में जाना, आप लास्ट में मिलेगा आपको मोर पेपर साइज, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट एंटर कर देना है। फिर उसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं और जब उसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो वो जो साइज आपने नापी थी उतनी ही साइज में प्रिंट होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने पेपर की साइज सेट करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट ऑप्शन, वो है मार्जिन्स। अब देखिए यहाँ पर मार्जिन्स को आप किस तरीके से यूज़ में लेंगे। यहाँ पर आप ये जो पेपर देख पा रहे इसके दोनों तरफ आपको ये ज़्यादा जगह दिखाई दे रही है जो कि बेकार जा रही है। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका अलाइनमेंट भी जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि आपको दोनों तरफ से अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैंक है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पेपर है वो कम से कम खर्च हो तो उसके लिए आपको मार्जिन्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक मार्जिन जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट मार्जिन है नैरो, इस पर क्लिक कर दो। अब आपने यहाँ पर नोटिस करा कि जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा ऊपर, थोड़ा राइट में, लेफ्ट में और थोड़ा बॉटम में सेट हो गया है। अब इससे देखो बेनिफिट ये हुआ है कि जो टेक्स्ट मान लो 2 पेज पर आ रहा था हो सकता है वो 1 पेज पर शिफ्ट हो जाए। पेज कम हो जाते हैं इससे, क्योंकि आपने मार्जिन कम करा है तो जो टेक्स्ट है ना वो शिफ्ट हो गया है अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन मिल जाएगी। आप यहाँ से अपने हिसाब से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने ये वाली मार्जिन सेलेक्ट करी वाइट, तो इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा बन गया है। तो इस तरह से भी कई बार प्रिंट किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन सेट कर सकते हैं, अपने पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। इससे पेपर भी बेस्ट होने से बचता है। कई बार हमें कम मार्जिन सेट करके प्रिंट करना होता है। आप कस्टम मार्जिन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है लास्ट में, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखो, आपको टॉप में मान लो ज़्यादा जगह छोड़ना है लेकिन लेफ्ट और राइट में नहीं छोड़ना, तो आप यहाँ से टॉप मार्जिन बढ़ा सकते हैं। देखो आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा या नीचे आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा, और जब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो
तो ये अप्लाई हो जाएगा। देखो थोड़ा नीचे खसक गया। तो इस तरीके से आप कस्टम मार्जिन में जाकर अपने हिसाब से लेफ्ट में राइट में ये सब सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको कस्टम मार्जिन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा गेटर मार्जिन, और यहाँ पर आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कई बार हम क्या करते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं। जैसे हमने कोई नोट्स प्रिंट करे, कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी हमें बाइंडिंग करानी है, आपने देखा होगा स्पाइरल बाइंडिंग होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जगह ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि अगर हम नैरो वाली मार्जिन सेलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पर जब हम इसकी स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है ना वो कट जाएगा। या फिर हमें डॉक्यूमेंट को फाइल में क्या करना पड़ता है, पंच करके रखना पड़ता है। आपने देखा होगा ऐसे 2 होल हो जाते हैं यहाँ पर, और हम फाइल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को लगा के रखते हैं। तो इस तरह की मार्जिन सेलेक्ट रहने पर होगा क्या कि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो कट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को इधर सरका सकते हैं, यानी कि हम लेफ्ट में मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है, और यहाँ पर हम अपने हिसाब से इसको बढ़ा लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये शिफ्ट हो गया थोड़ा इधर। तो अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पर जगह मिल गई है इसे पंच करके रखने के लिए, या फिर मैं इसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा सकता हूँ। तो ये जो मार्जिन है इसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको मार्जिन में जाकर यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जाकर गेटर मार्जिन के अंदर सेट करना होगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से इन ऑप्शंस को और यूज़ करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किधर से मार्जिन कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का, और इसकी हेल्प से आप अपने पेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करने का मतलब है आप इसे घुमा सकते हैं। जैसे अभी आपको पेज ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है। अब मैं देखो यहाँ ओरिएंटेशन में जाता हूँ और अभी सेलेक्ट है पोर्ट्रेट, और यहाँ से मैं लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज जो है वो घूम गया है, मतलब आपने अपने पेज को घुमा दिया है। देखिए कई बार हमें इस तरीके से प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, कभी हमें नोटिस वगैरह लगाना होता है, कुछ ऐसा लगाना है जो अच्छा बड़ा बड़ा दिखे, तो उसके लिए हमें यहाँ से इस तरह से पेज को घुमाकर प्रिंट करना होता है। तो एक मैं बनाकर भी दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरह से अच्छा लगेगा। तो अगेन हमारे पास देखो ये पेज आ गया। अब मैं अगर मान लो एक बार इसको वापस पोर्ट्रेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोटिस, ठीक है, और मैं इसको एकदम बड़ा कर देता हूँ, इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। होम में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। साइज़ में डायरेक्ट यहीं से 72 ले लूँगा और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, देखो, और इसका मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं देखो इसका प्रिंट निकालता हूँ तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। देखो आप खुद देख पा रहे हैं, पेज को मैंने छोटा करा है तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इसके नीचे जो मटेरियल लिखना है वो और बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो अगर मैं इसको लेआउट में जाके यहाँ से इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दूँ तो अब आप देखो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब मैं इसके नीचे नोटिस लिख सकता हूँ अच्छे से। तो कई बार हमें इस तरीके से पेज को घुमाकर प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ओरिएंटेशन में जाकर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मिल जाता है एक तो, और एक मिल जाता है हमें लैंडस्केप। तो इसका यूज़ फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम्स का। देखिए इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को कई कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर केवल इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके अगर करता हूँ तो केवल इस पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगा। अगर मैं सेलेक्ट ऑल करके करता हूँ तो पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। ओके, तो केवल अभी मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करा। अब मैं जाऊँगा कॉलम्स के अंदर और यहाँ पर देखो अभी बाय डिफॉल्ट 1 सेलेक्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ तो देखो हमारा जो टेक्स्ट था ना पैराग्राफ का वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रही होगी। तो कई बार आपने बुक में भी इस तरह का देखा होगा कि कॉलम में डिवाइड होता है टेक्स्ट। तो यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं और अगेन 2 करते हैं तो अब देखो आपको और अच्छा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप 3 कॉलम में बदल सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करने के बाद में अगर इसे 3 कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा टेक्स्ट। देखो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, लेकिन जितना पैराग्राफ हमने सेलेक्ट करा था उतना ही होगा। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो लेफ्ट में ज़्यादा रख सकते हैं। देखो लेफ्ट में ज़्यादा हो गया। आप चाहें तो राइट में ज़्यादा रख सकते हैं। देखो राइट में ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आपको कॉलम्स के अंदर अपने टेक्स्ट को कितने कॉलम में डिवाइड करना है वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और ऐसी ज़रूरत हमें कई बार पड़ती है। मोर कॉलम्स का ऑप्शन है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं या फिर लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इससे ज़्यादा कॉलम में डिवाइड करना है तो फिर आपको मोर कॉलम्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम की फैसिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जैसे मैंने 5 कॉलम एंटर कर दिया तो यहाँ आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा होगा कि 5 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 कॉलम में डिवाइड हो गया। और भी देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है, आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इन्हें चेंज करते हो तो लेफ्ट राइट में जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो कम ज़्यादा होगी। तो एक बार आप चेक करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेक्स का। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पेज। तो इसका मतलब हो गया कि आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, ये वाला पैराग्राफ आपको नेक्स्ट पेज में भेजना हो तो उसके लिए आप जाएंगे ब्रेक्स के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा पेज, इस पर क्लिक कर दो। तो ये जो देखो यहाँ से दूसरे वाले पेज पर चला गया है। देखो दूसरे पेज पर आ गया है।
तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी लाइन से। इसके बाद देखिए ब्रेक्स के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम, लेकिन इस ऑप्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास कॉलम होना जरूरी है, जो कि अभी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से पहले एक कॉलम बना लेते हैं। जैसे इसे मैंने सेलेक्ट करा इस पैराग्राफ को और कॉलम्स में गया और मैं यहाँ से 2 कॉलम कर देता हूँ। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये 2 कॉलम हो गए। अब मान लो मुझे जहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन, इसके बाद का टेक्स्ट इस वाले कॉलम में भेजना हो, यहाँ से यहाँ भेजना है इस कॉलम में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर्सर रखूंगा, ब्रेक्स में जाऊँगा और यहाँ पर कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो इधर चला गया ये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक्स के अंदर जो ये वाला ऑप्शन है कॉलम, इससे कॉलम के अंदर ब्रेक कर सकते हैं टेक्स्ट को, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भेज सकते हैं। ये वाला पेज वाला नेक्स्ट पेज में भेजता है और ये वाला कॉलम में काम करता है। तो पहले कॉलम में बदल लेना, उसके बाद ही आप इसको यूज में ले पाओगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेक्स के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर रैंड फंक्शन लगा लेता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट को लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है। अब जैसे देखो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ से एंटर करना चाहता हूँ और यहाँ से इस टेक्स्ट को इसके नीचे लाना चाहता हूँ। कहाँ पर, इसके नीचे। तो अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो एक नया पैराग्राफ बन रहा है। तो मुझे नया पैराग्राफ नहीं बनाना, मुझे इसी पैराग्राफ का इसको हिस्सा रखना है और इसके नीचे से स्टार्ट हो। लाइन चेंज करनी है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अगर एंटर करता हूं तो नया पैराग्राफ बन जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कर्सर को रखूंगा और मैं यहाँ पर ब्रेक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये नया पैराग्राफ नहीं बना है, ये जस्ट इसके नीचे आ गया है, वो इसी पैराग्राफ का पार्ट है, केवल लाइन चेंज हुई है। तो अगर फ्रेंड्स आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर आप ब्रेक्स में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेक्स के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा नेक्स्ट पेज। और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक अलग से पेज के लिए आप सेक्शन बना सकते हैं। और यहाँ से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पेज लिए हुए हैं और इसके अंदर टेक्स्ट को मैंने राइट कर लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं हेडर एंड फूटर इस पर अप्लाई करूँगा तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर हेडर पर जाता हूँ। फूटर तो रहने देता हूँ, केवल हेडर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हेडर पर क्लिक करा और यहाँ पर मैं एक हेडर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, आपको हेडर लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने हेडर लगाया, सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक हेडर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दिया है और मैंने डबल क्लिक करा तो जो हेडर एंड फूटर होता है वो क्लोज हो जाता है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी पेजेस का जो टाइटल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो चुका है। देखो यहाँ पर सभी पेजेस का टाइटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो चुका है। लेकिन मान लो आप चाहते हैं कुछ पेजेस का टाइटल सेम रखना चाहता हूँ, बाकी आगे के पेजेस का टाइटल बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर आपको सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वापस से छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सारे पेज एक साथ दिखाई दे जाए। तो कंट्रोल बटन दबाकर जब हम माउस का व्हील ऊपर नीचे करते हैं तो इससे पेज की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर जो 4th नंबर का पेज है, इसके बाद जो पेज आए उसके लिए एक नया सेक्शन क्रिएट हो, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा लास्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ के बाद और यहाँ पर मैं जाऊँगा वापस से लेआउट मेन्यू के अंदर और यहाँ पर ब्रेक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दूँगा। अब इससे एक नया पेज तो बन गया है और इसका एक सेक्शन अलग क्रिएट हुआ है। कैसे पता लगेगा कि इसके लिए एक सेक्शन बना है, तो वापस हम क्या करते हैं, इस हेडर को एडिट कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो शुरुआत के 4 पेज थे इनके लिए लिखा आ रहा है सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1, लेकिन जो 5th नंबर का पेज है इसके लिए लिखा हुआ है सेक्शन 2, यानी इसके लिए एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि इनका जो हेडर है ना शुरुआत के 4 पेजेस का, यही मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन जो 5th नंबर का पेज है इसका हेडर में बदलना चाहता हूँ। तो इस सेक्शन के लिए मैं अलग से एक नया हेडर क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर देखिए मैंने जब सेक्शन 2 वाले हेडर पे कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पर आपका हेडर एंड फुटर मेन्यू एक्टिवेट हो गया और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ढूंढना है जहाँ लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस। इसे पहले आपको ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक नया हेडर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करा किस पर, जो 5th नंबर का पेज है यानी सेक्शन 2 वाले हेडर के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया हेडर एंटर कर देता हूँ और वो लिख देता हूँ, केवल सिंपली वर्ड लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वापस से इधर आऊँगा और उसके बाद मैं डबल क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत के जो 4 पेज थे
ये देखिए ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, इनका जो टाइटल है यानी इनका जो हेडर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और जो लास्ट वाला पेज है इसका देखिए आप, लास्ट वाले पेज का हेडर ओनली वर्ड है। इसका मतलब आप ब्रेक्स के अंदर नेक्स्ट पेज से एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस सेक्शन के लिए आप डिफरेंट हेडर, डिफरेंट पेज नंबर ये सब तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेक्स के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वो है कंटिन्यूस, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको लाइन नंबर्स वाले इस ऑप्शन को समझाना पड़ेगा, जिसे अभी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। बट इससे पहले आप देख लें इवन पेज और ऑड पेज, इन दोनों ऑप्शन का यूज़। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसके आगे मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर ब्रेक्स में जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इवन पेज में, इस पर क्लिक करता हूँ। देखो नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास अभी फर्स्ट पेज है, ये भेज देगा इसे सेकंड पेज पर। अगर मैं यहाँ से ओड पेज सेलेक्ट करता हूँ तो ये से भेज देगा थर्ड नंबर के पेज पर। जो ओड नंबर्स होते हैं ये उसके हिसाब से चलता है और ये इवन नंबर के हिसाब से चलता है, यानी सम विषम, इवन मतलब सम और ओड मतलब विषम, इसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर मैं ओड पेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीसरे नंबर के पेज पे गया है। अगर मैं इस पर पेज नंबर लगाऊं तो ये थर्ड नंबर का पेज होगा। देखो मैं पेज नंबर लगा के दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसे जूम करूँ तो ये थर्ड नंबर का पेज है। तो इसने से किस पे भेजा है, थर्ड नंबर के पेज पे भेजा है। अगर इवन सेलेक्ट करते हो तो इवन यानी सेकंड नंबर, अगर आपने सेकंड से भेजा तो ये जाएगा फिर फोर्थ नंबर पे, तो इस तरीके से इवन पे जाएगा। और अगर आप ओड सेलेक्ट करते हो तो ओड नंबर्स चुनेगा ये। तो टेक्स्ट को ब्रेक करते समय आप इवन एंड ओड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन है लाइन नंबर्स, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे उन सभी के सामने जो लाइन्स है उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कंटिन्यूस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे सभी लाइन्स के सामने काउंटिंग आ चुकी है, ठीक है। तो इससे कुछ ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब हर पेज से दोबारा से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ही पेज है, अगर मैं एक नया पेज ले लूँ, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ दोबारा से स्टार्ट हो, जैसे मैं यहाँ से फिर से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। अगर नए पेज से दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन नंबर वाले इस ऑप्शन में जाकर यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से स्टार्ट है और यहाँ पर ये 25 पे खत्म है। और अगर हम सेकंड पेज पर जाकर देखें तो वापस से 1 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सेक्शन का ऑप्शन आ गया। और सेक्शन आपने कहाँ से सीखा, अभी ब्रेक्स में देखा है यहाँ पर, यहाँ से सेक्शन बनाना। तो यहाँ पर समझते हैं हम इस ऑप्शन का यूज़। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक नया सेक्शन क्रिएट करता हूँ, लेकिन सेक्शन कैसे, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो नए पेज के लिए सेक्शन क्रिएट होता है, और जब हम कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो हम जिस पैराग्राफ के लिए सेक्शन बनाना चाहते हैं, जहाँ से हम सेक्शन बनाना चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, बट उससे पहले आप देख लें कर्सर मैंने कहाँ रखा हुआ है, 2 के सामने, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नया सेक्शन क्रिएट करता हूँ उसी पेज के ऊपर जिस पर मैं हूँ। नए पेज पर सेक्शन नहीं जाएगा, वो तो जाएगा हमारा इस ऑप्शन से, इससे वहीं पर होगा। तो यहाँ पर एक सेक्शन बन गया है। अब मैं अगर काउंटिंग लगाता हूँ, देखो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाइन नंबर्स में जाता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन मैंने नया कहाँ से बनाया था, देखो यहाँ से, देखो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बनाया था ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे वापस से 1 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे आप एक बार टेस्ट करके देखना, डेफिनेटली हो जाएगा। आपको लाइन नंबर्स हटाने तो आपको नन पर क्लिक करना है, तो लाइन नंबर्स हट जाएंगे। सभी से हटाने आपको लाइन नंबर्स में जाना है और नन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाइफनेशन, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जगह छूटी हुई है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपका वर्ड लिखाई में आ जाए और बाकी बचा हुआ नीचे चला जाए, तो उसके लिए फिर आप हाइफनेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार आप क्या करते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं पेन से, उस समय जैसे आपके पास थोड़ी जगह होती है तो आप आधा वर्ड के जो करेक्टर्स हैं ऊपर लिख देते हैं, बाकी आप डैश लगाकर नीचे लिख देते हैं। वैसा ही आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, उसके बाद मैं हाइफनेशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं ऑटोमेटिक पर क्लिक करूँगा। इससे MS वर्ड ऑटोमेटिक ये कर देगा, जहाँ भी इसकी जगह मिलेगी उसके हिसाब से सेट कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक हाइफनेशन लगा दिया है, ऐसे इसने यहाँ पर लगा दिया है जहाँ पर पिक्चर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी लग चुका है कि ये
ठीक है। तो इस तरीके से हाइफनेशन काम करता है। तो यहाँ पर मैनुअल पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन हम मैनुअल पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से हाइफनेशन में मैनुअल भी क्लिक कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक पहले आपको हटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नन पर क्लिक करना है। अब आप मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि देखो यहाँ पर लग सकता है। आप अपने हिसाब से देखो इसको सेट कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड रखने हैं। आप देखो अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर आपको ऊपर रखने हैं। तो आप यहाँ से सेट करने के बाद यस पर क्लिक करेंगे तो सेट हो जाएगा, बट ऑटोमेटिक ही बेस्ट रहता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, लेआउट मेन्यू के अंदर आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि है इंडेंट और स्पेसिंग के। इंडेंट से आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट में शिफ्ट कर सकते हैं और स्पेस बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं वीडियो के सामने क्लिक कर रहा हूँ, यानी जहाँ पर वीडियो लिखा है उसके सामने मैंने कर्सर को रख लिया। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट में इंडेंट को बढ़ाता हूँ तो ये राइट की ओर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर देखो पैराग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ डॉक्यूमेंट के बाद और यहाँ पर राइट में इंडेंट क्रिएट करता हूँ तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेफ्ट और राइट में इंडेंट बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिंग की, तो यहाँ पर आप अपने पैराग्राफ के, जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पर बिफोर पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी पैराग्राफ से पहले स्पेस क्रिएट हो रही है। देखो यहाँ पर पैराग्राफ से पहले स्पेस क्रिएट हो रही है ना, तो यहाँ पर आप स्पेस बना सकते हैं। ऐसे अगर मैं आफ्टर पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आफ्टर पे क्लिक करता हूँ तो बाद में सभी पैराग्राफ के बाद में स्पेस बनेगी। तो इस तरीके से आप इंडेंट और स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आपको टेक्स्ट को कुछ ऐसे सेट करना है, जरूरत पड़ती है कई बार हमें, तो हम यहाँ से इंडेंट और स्पेसिंग की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद जो आपको ये सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ऑप्शन किसी न किसी इमेज या ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं और यही सभी ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू में भी मिल जाएंगे। तो इन्हें अगर हमें यूज करना है तो पहले कोई शेप बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे शेप्स के अंदर और एक सिंपल सा यहाँ पर हम शेप क्रिएट कर लेते हैं। और अब देखिए हम चलते हैं वापस से लेआउट मेन्यू के अंदर और यहाँ पर पहले हम देखेंगे पोजीशन को, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लेकर आते हैं। तो उसके लिए हम रेंड फंक्शन लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल की पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोजीशन का ऑप्शन हमें दिया गया है। अगर हम ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं तो देखिए इस पोजीशन पर सेट हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस तरीके से ले लेता हूँ तो देखो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो नॉट ओनली शेप, ये आप पिक्चर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इमेज लेकर आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आपने इस तरह का बुक में देखा होगा, बुक में यहाँ पर डायग्राम लगा होता है और उसके बारे में यहाँ पर लिखा होता है, तो वो ऐसे ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पोजीशन के अंदर आपकी शेप या इमेज के लिए अलग अलग पोजीशन मिल जाएगी कि आप उसे कहाँ रखना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो रेक्टेंगल है, ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसे जब सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये तब भी सेट हो जाता है, बट एक ही बार में परफेक्ट सेट करना तो पोजीशन में जाके आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको रैप टेक्स्ट का ही ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी आप कोई पिक्चर या कोई शेप लेकर आए, वो अगर मूव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से एक बार इसे स्क्वायर कर लें, उसके बाद ये मूव होगा। ठीक है, इसके बाद आपको वही वापस डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इस शेप को या ये इमेज होती तो इसको आपको कहाँ रखना है। जैसे लिखा हो इन लाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ ही रखना है आपको, तो टेक्स्ट के साथ ही हो गया ये। लेकिन एक लाइन में, जो टेक्स्ट जिस लाइन में उसी लाइन में ये आपकी इमेज या ये जो रेक्टेंगल शेप है ये सेट हो गई है। अगर इसकी जगह इमेज होती तो वो भी सेट हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही होगा। जैसे स्क्वायर कर दिया तो देखो स्क्वायर हो गया, ये बिल्कुल इसके बराबर में सेट हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देखो अलग अलग ऑप्शन सेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हो उसके हिसाब से ये सेट होता जाएगा, जो भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ बिहाइंड टेक्स्ट, नाम से पता लग रहा है टेक्स्ट के पीछे, तो देखो टेक्स्ट के पीछे चला गया। अगर ये इमेज होती तो हम टेक्स्ट के पीछे एक इमेज लगा सकते थे, जैसे हमने तो शेप लगाई है, लेकिन अगर ये एक इमेज होती, जैसे मैं एक इमेज ही ले लेता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा समझाने में। इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और एक पिक्चर लेकर आता हूँ अपने कंप्यूटर से। ओके, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेआउट में जाता हूँ और एक बार यहाँ से देखो आपको दिखाता हूँ। मैंने बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करा तो देखो टेक्स्ट के पीछे इमेज जा चुकी है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही काम हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन दो शेप बनानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं कोई भी दो शेप क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये क्रिएट कर लिया और एक मैं यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन है, इसको समझने से पहले हम सेंड बैकवर्ड को समझते हैं। यहाँ पर मैंने अभी ये जो रेक्टेंगल है इसे सेलेक्ट करा हुआ है और यहाँ पर मैं सेंड बैकवर्ड में जाता हूँ और यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके पीछे चला गया और सर्कल इसके ऊपर आ गया है। अब अगर मुझे इसको वापस से ऊपर लाना है
और सर्कल को पीछे ही रखना है। तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड में जाऊंगा और यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो देखो वापस आगे आ जाएगा। तो जब आप सेंड बैकवर्ड को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप ब्रिंग फॉरवर्ड को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम और भी ऑप्शन है इसके अंदर, और यहाँ पर हमें मिलेगा सेंड टू बैक। आप इसे पीछे सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेंड टू बैक पर क्लिक करता हूँ तो इसके पीछे चला जाएगा। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। देखो टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब वापस आगे लाना है तो यहाँ पर आपको ब्रिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम जाएंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, वापस टेक्स्ट के सामने आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इनकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे सेट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डेफिनेटली आप यूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सिलेक्शन पेन, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इन ऑप्शंस को देख लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मिलेगा आपको अलाइन। अगेन अलाइन का मतलब आप इसे कहाँ सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। जैसे सेंटर पे क्लिक करा तो बिल्कुल सेंटर में आ गया पेज के, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जस्ट क्लिक करना है, जो लिखा है वही हो जाएगा। जैसे अलाइन टॉप, टॉप पर क्लिक करा तो सबसे ऊपर आ जाएगा, पेज के सबसे ऊपर। यहाँ पर अलाइन में जाता हूँ मैं, बॉटम कर देता हूँ, पेज के सबसे नीचे, देखो ये यहाँ पर आ गया। तो जो लिखा है वही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अलाइन का। एक बार आप चेक करके देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्लिक करके देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब होता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है और उनको मिलाकर आपको कुछ एक ही बनाना है। जैसे इन दोनों को मिलाकर मुझे कुछ एक ही बनाना है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको तो सेलेक्ट कर ही रखा है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर इस पर भी क्लिक कर दूंगा तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। आप एक से ज्यादा अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाकर रखिए, उसके बाद बस क्लिक करते जाइए, ये सेलेक्ट होते जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब देखो दोनों सेलेक्ट होने के बाद ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो गया, पहले डिसेबल था अब अनेबल हो गया है। इसमें जाएं और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर दें। अब ये दोनों एक ही बन चुके हैं। आप किसी एक को भी मूव करेंगे तो दोनों मूव होंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं। अब वापस अगर आपको अनग्रुप करना है तो ग्रुप में जाएं और अनग्रुप पर क्लिक कर दें तो देखो दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों को साथ में आपको मूव करना पड़ेगा। अगर ग्रुप करना है तो वापस से आप कंट्रोल बटन दबाकर दोनों को सेलेक्ट करें, ग्रुप में जाएं, ग्रुप पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट, और नाम से पता लग रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट, अपनी इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर आपको वर्टिकल ऑप्शन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी इमेज को या अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास वो है सिलेक्शन पेन, और इस पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर देखो आपको अलग अलग यहाँ पर ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब आपने जो भी इसमें काम किया होगा ना वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा। जैसे आपको अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक करा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जो मल्टीपल अपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट लेंगे ना, उन सब की एक लिस्ट बन जाएगी। आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर बना लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता जाएगा। आप जस्ट क्लिक करेंगे और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन पेन से या साइड में एक सिलेक्शन विंडो खुल जाती है और सारे जो भी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह लिए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ऑब्जेक्ट किन्हें कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर शेप्स को कह रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेआउट मेन्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।